बेकार वीडियो बनी, कोई फ़ायदा नहीं था। और ये लेट लतीफ़ लोग आते हुए एकदम आओ। तो लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन केवल स्टार्ट ही करना है क्या आज? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया था, एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, एक एग्जाम्पल भी हमने कर लिया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। आओ तो जरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और हम बहुत सुंदर सा सवाल करेंगे, एकदम मजा ही आ जाए जिस सवाल को करके। एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 2 होगा फिर, है ना। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये एक एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। आओ तो चलिए, बिल्कुल जो है एकदम तसल्ली से। और ये एक ब्लॉक हम लोगों ने जो है ना कंसीडर कर लिया है। बहुत ध्यान से पहले प्लीज़ थोड़ा सा जरा क्वेश्चन को प्लीज़ थोड़ा समझ लीजिए। तो एक ब्लॉक हम लोगों ने जो है ना कंसीडर कर लिया है। हम ऐसा कर लेते हैं कि ब्लॉक का जो वज़न है वो ले लेते हैं 10 किलो, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, चलिए जी, वो हम मान लेते हैं 0.2। वो हम कितना मान लेते हैं? 0.2 हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं जी। हम इस ब्लॉक पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, लेट कीजिए 20 न्यूटन का फोर्स हम इस ब्लॉक पर ऐसे लगा रहे हैं। और ये फोर्स हमने जो लगाया है ब्लॉक पर, ये हम मान लेते हैं हमने 37 डिग्री पर लगाया है इस तरफ से। और हम ये भी मान लेते हैं कि हमने एक और फोर्स लगाया है इस ब्लॉक पर ऐसे। और हम ये भी मान लेते हैं कि ये फोर्स जो हमने लगाया है इस ब्लॉक पर, ये हमने लगाया है 53 डिग्री पे यहाँ से, और ये फोर्स हमने लगाया है ब्लॉक पर 10 न्यूटन। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन बनी है कि दो तरफ से ब्लॉक के ऊपर जो है फोर्स जो है वो लगाया गया है। फोर्सेस की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। अब आपको करने के लिए कार्य, आपको क्या पता लगाना है? सबसे पहली बात आपको ये पता लगानी है कि जो ब्लॉक है बेसिकली वो चलेगा या नहीं। सबसे पहला सवाल, मुख्य बिंदु आ गया हमारे पास कि हमको पता लगाना है ब्लॉक चल पाएगा या जो है नहीं चल पाएगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमें पता लगानी है प्रभु, वो ये पता लगानी है कि इस कंडीशन में इसकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तीसरी कंडीशन में हमको पता लगाना है कि अगर ब्लॉक चलता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले ही प्रश्न का उत्तर ये आ गया कि ब्लॉक नहीं चलेगा तो ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन है वह 0 हो जाएगी। और अगर चल गया तो हमको ये पता लगाना है कि कितनी एक्सेलरेशन से जो है ना चलेगा। सो ऑल योर्स, ट्राई फेस्ट। गुड, चलो देखते हैं, तुम लोग अपने आंसर जरा मैच करो। चलेगा तो सही, नहीं चलेगा तो सही, आंसर्स मैच करो। सबसे पहली बात, ये जो फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, हम इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो एक कंपोनेंट तो इसका इधर जाएगा ऐसे, एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा। बोलो सही है? तो भैया ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 20 cos 37, और ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 37। बोलो सही है? बिल्कुल ऐसे ही इस 10 न्यूटन के भी हम लोग कंपोनेंट कर लें तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। अब ध्यान लगा के सोचा जाए तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 53, और ये हो जाएगा 10 sin 53 डिग्री। बोलो सही है? यही होगा भाई कंपोनेंट। अब इनकी वैल्यू पता लगा लें। पहली बात, cos 37 की वैल्यू क्या होती है? 4/5, तो ये हो गया 16 न्यूटन। तो वो शायद 24 आएगा, नहीं 12, ये आएगा 12 न्यूटन, है ना। और cos 53 की जो वैल्यू है जी वो होगी जी 3/5, तो ये आया जी 6 न्यूटन, तो ये आएगा जी 8 न्यूटन। ठीक है जी, यही वैल्यूज़ आई। इसका जो वज़न है बॉडी का, तुम ज़रा सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो मैं कर कैसे रहा हूँ।
इसका जो वजन है बॉडी का वो नीचे की तरफ होगा 100 और नॉर्मल रिएक्शन किधर को होगा, ऊपर की तरफ होगा। अभी इसको मान लेते हैं R और नीचे की तरफ जो वजन है ये हमने यहाँ पे लिख दिया 100। अब ध्यान लगा के देखो, पहले ना एक काम कर रहा हूँ मैं, केवल वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस कंसीडर कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैं केवल एक पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस लगा रहा हूँ। इधर से ये इसको 100 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, ये वाली फोर्स से किधर खींच रही है, कितने न्यूटन से, ये वाली फोर्स इसको नीचे खींच रही है वापस, कितने न्यूटन से, 8 से। और नॉर्मल रिएक्शन इसे वापस किधर खींच रहा है, ऊपर। सारी फोर्सेस को अगर लिखोगे तो ये R है, ये 12 न्यूटन है, इसका वजन नीचे 100 न्यूटन है, और ये वाली फोर्स जो ऊपर से नीचे लग रही है कितनी है, 8 न्यूटन है। कितने न्यूटन है, 8 न्यूटन है। हाँ ना बोलो, यही सारी फोर्सेस लग रही हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, अब इक्विलिब्रियम के लिए ये दो फोर्सेस एक तरफ और ये दो फोर्सेस एक तरफ, तो नेट निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर लेना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए। तो हम लिखेंगे R जमा 12 बराबर 100 जमा 8 108। तो R बराबर क्या आया, 108 माइनस 12 6 96 न्यूटन। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना निकल गया, 96 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना निकला, 96 न्यूटन। अगर नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान लगा के देखो, नॉर्मल रिएक्शन अगर तुम्हारा निकला है 96 न्यूटन, तो तुम्हारी फ्रिक्शन की फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू आर। फ्रिक्शन की फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर। तो म्यू तुमको कितना दिया हुआ है, 0.2। अरे बाप, 0.2 इंटू में 96, ठीक है। तो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी निकलेगी, 2 6 12, 1 2 ने 18 और 1 19, 19.2 न्यूटन। 19.2 न्यूटन क्या निकल गई, फ्रिक्शन। बोलो सही है भाई, फ्रिक्शन कितना न्यूटन आई, 19.2 न्यूटन। अब इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्स भी बना लेता हूं। चलो आओ इधर बनाता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्स। अब तुम इधर से देखो, ये वाली फोर्स से इधर खींच रही है, कितने न्यूटन से खींच रही है, 16 से। बोलो सही है। और ये वाली फोर्स भी तो इसको ऐसे ही धक्का मार रही है, तो ये वाली फोर्स इसको कितने न्यूटन से धक्का मार रही है, 6 से। तो एक फोर्स तो हुई भैया 16 न्यूटन की, दूसरी फोर्स हुई भैया 6 न्यूटन की। टोटल फोर्स जिससे ये खींचा जा रहा है 16 और 6 कितना न्यूटन हो गया, 22 न्यूटन। और फ्रिक्शन कितनी लग रही है, 19.2 न्यूटन। मतलब ये चलेगा, मतलब ये चलेगा, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन की फोर्स से क्या आई है, ज़्यादा। अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स से क्या आई है, ज़्यादा। मतलब ये चलेगा। लेकिन कितनी नेट फोर्स से चलेगा, 22 में से माइनस कर दो कितना, 19.6। बोलो कितना बचा, 19.2, सॉरी कितना बचा बोलो, 2.8 न्यूटन। तो इतनी नेट फोर्स से भाई ये चलेगा, है ना, इतनी नेट फोर्स से भाई ये चलेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2.8 बराबर 10 गुणा में a, तो एक्सेलरेशन आएगा 0.28 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एंड दैट इज द आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। एंड आई थिंक मेजॉरिटी का रॉन्ग ही हुआ है, क्योंकि लोग बोल रहे थे 10 न्यूटन से चलेगा, 20 न्यूटन से चलेगा। आई डू थिंक सो कि सबका गलत हो गया। प्लीज कंसीडर फोर्सेज वेरी केयरफुली। उतारिए फटाक से। नहीं, मैं ये तेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। लोग अगर भक्ति करते हैं तो उनको रिजल्ट भी ओवरनाइट चाहिए, चाहे मन में वो कितनी अपने में गालियाँ देते रहें किसी भी व्यक्ति को, मन को अपने को वो साफ़ नहीं करेंगे, ऊपर से जो है बाहरी दिखावा बहुत ज़्यादा करते रहेंगे, राम 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 भजते रहेंगे, दूसरों को गालियाँ देते रहेंगे। मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो ना तो आप ये भूल जाओ। अगर आप मन में भी रखते हो ना तो आप ये भूल जाओ, आपके साथ अच्छा हो सकता है। चाहे फिर आप ड्रामा कितना ही कर लो, अगर आप बाय हार्ट बाय कोर अच्छे इंसान नहीं हो, आपका अच्छा नहीं होगा, चाहे अभी कितना ही अच्छा हो रहा हो। तो हमारे यहाँ के लोगों को भक्ति का मतलब क्या है, देखो तुम कहोगे सर जी ऐसी ऐसी बात करते रहते हो। लोग वृंदावन में जाते देखे हैं, बहुत भीड़ जाती है। काहे लिए जाती है, पिकनिक मनाने। काहे लिए जाती है, पिकनिक मनाने। क्यों जाते हैं, फ़ोटो खिंचाने। क्या भक्ति करना उनका उद्देश्य है, नहीं।
मैंने लोगों को देखता है परिक्रमा लगाते रहेंगे, परिक्रमा लगाती रहेंगे, आदमी भी और औरतें भी, और दोनों, इसमें कोई आगे ना कोई आगे ना कोई पीछे, परिक्रमा लगाते रहेंगे, औरतें चुगली करती रहेंगी, आदमी गाली बकते रहेंगे। क्या फ़ायदा? ये तो तुमने पिकनिक स्पॉट बना लिया, आउटिंग हो गई तुम्हारी। भक्ति ऐसे थोड़ी होती है। अच्छा करना नहीं, अच्छा फिर गालियाँ भी भगवान को ही निकालेंगे, अरे हम तो 10 साल से आ रहे हैं, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। अरे तेरा कुछ क्यों ही होएगा भाई? तूने प्रोसीजर थोड़ी फॉलो किया सीधा सीधा, और क्यों ही तेरा भला हो? मान ले तू पिछले जन्म में 10 लोगों की गर्दन काट के आया हो, तो तेरा इस जन्म में भला कैसे हो जाएगा भाई? किसी को गाली देने से क्या फ़ायदा? मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी, सन 2016 में मैंने दीक्षा ली, और एक बड़ी अच्छी बात मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी। बोले भैया एक बात याद रखना, जीवन में हमेशा जब तक जियो, तुम जो दुख भोगते हो वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया, जिस भाषा में लोग समझते हैं शायद तुम भी समझो। उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल तुमको किसी लड़की से प्रेम हो गया, लेट कर लो, तुम्हें बेतहाशा प्रेम हुआ उससे, तुमने अपना सब कुछ उस पर वार दिया और एंड में उसने आपको धोखा दे दिया, लेट कर लो। ये ऐसे ही उन्होंने समझाया था। आपको क्या लगेगा कि ये धोखेबाज है, आप क्या सोच सोच के परेशान होगे कि इसने धोखा दे दिया, और आपको दुख बड़ा महसूस होगा इस चीज़ में। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम गलत सोच रहे हो, उसने धोखा नहीं दिया, ये उसका कर्म नहीं है, कर्म तुम्हारा खराब है कि तुमने उस पर उतना ट्रस्ट किया। तुमको उतना ट्रस्ट करने से पहले सोचना चाहिए था, तो तुम उसके कर्मों की सजा थोड़ी भुगत रहे हो, तुम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हो। तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने ट्रस्ट किया। अगर तुमने ट्रस्ट ही ना किया होता तो क्या इतना दुख होता? बोले नहीं होता। हमारे सोचने का तरीका अलग है, हम हर चीज का ब्लेम सेकंड पार्टी पे डालते हैं। हम खुद क्या करते हैं हमें वो दिखता नहीं है, हम कई बार अंधे भी हो जाते हैं इन चीज़ों में। और ये बड़ी छोटी सी बात है समझने की और पकड़ने की। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी शुरुआत तुमसे हुई है। कहीं ना कहीं तुम कर्म क्रिएट कर रहे हो, उसकी वजह से दुख पा रहे हो। दूर रहते, नहीं करते उतना ट्रस्ट, धोखा नहीं मिलता, सीधी सी बात है। बोला मैं आज जो है ना, आज मुझे जो है ना वो करनी पड़ रही है जी, मजदूरी करनी पड़ रही है। भाई ये भी तेरे ही कर्म है, या तो इस जन्म के कर्म है या पिछले जन्म के कर्म है। जब तुझे सारी दुनिया ये समझा रही थी कि भाई पढ़ ले, भाई वो बात तुझे समझ नहीं आई, अब तू किसको दोष दे रहा है? ये भी तेरे ही कर्म है। बात को समझो, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बस फिर जीवन तो रोनित बॉय अच्छी बात है, करो फास्टिंग वास्टिंग करते रहना चाहिए अपना जो है। बाकी ऐसा ही है, मैं शुरू हो गया तो फिर पूरा लेक्चर दे दूंगा, इसलिए मैं अगला सवाल ही बना देता हूँ। ये वाली क्लिप लोग भगवान की पूजा डर के मारे करते हैं, मन नहीं करता सालों का। लोग भगवान की पूजा डर के मारे करते हैं, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। ईश्वर प्रेम की विषय वस्तु है, ईश्वर को अपना दोस्त समझो, तब वो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। डरो मत। मेरा एक दोस्त है विष्णु, शायद मैंने कई बार बताई होगी, उसके बारे में भी एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, शायद तुम्हारा नज़रिया बदल दे। वो लड़का एक ज़माने में रोज़ रात को दारू पीता, और रोज़ रात को दारू पी के काली माता मंदिर चला जाता दर्शन करने। मेरे से एक दिन रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा यार तू एक बात बता, या तो तू दारू मत पिया कर, या तो यार मंदिर मत जाया कर। बोला मास्टर जी एक बात बताओ बहुत छोटी सी, दारू पी के मैं अपने घर भी तो जाता हूँ ना, माँ तो मेरी वहाँ भी है, और अगर ये मेरी माँ है तो दारू पी के ये मुझे स्वीकार क्यों नहीं करेगी? जब मेरी माँ मुझे घर में से बाहर नहीं निकाल रही है तो ये मुझे लात मार के कैसे फेंक सकती है? अब सोच के देखो, आधे लोग जाएंगे ही नहीं। ओहो, तुम तो बहुत अब रुक जाओ जरा, मेरे को कैलकुलेशन कर लेने दो। का मास लेते हैं 20 किलो अब की बारी, और हम फोर्स इधर से लेते हैं 50 न्यूटन और इधर से लेते हैं 40 न्यूटन। और सवाल एकदम सेम है सारे, बिल्कुल क्वेश्चन सारे सेम है। मतलब मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे, बताओ चलेगी नहीं चलेगी, फ्रिक्शन कितनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, अगर चलेगी तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, सेम क्वेश्चन।
कम ऑन बडी, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो सबसे पहला काम तो यही है कि भाई फोर्स के कंपोनेंट करेंगे। एक मिनट, अब बेटा एक कंपोनेंट इधर, नज़र रखना थोड़ी सी ना, मैं कैलकुलेशन तेज कर दूंगा, थोड़ी ध्यान देना। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अब मेरे भाई ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो गया 50 cos 53, ये हो गया 50 sin 53, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 40 cos 37, ये हो जाएगा 40 sin 37। बोलो सही है। इसकी वैल्यू पता लगा लें पहले। cos 53 की वैल्यू कितनी होगी भाई 3/5, तो ये आएगा 30 न्यूटन, तो ये आना चाहिए 40। अब ऐसे ही इसकी भी वैल्यू पता लगा लें। cos 37 की वैल्यू होगी 4/5, तो 32 न्यूटन, तो ये आना चाहिए 24। सही है भाई। अच्छा जी, अब इसका जो वजन है जी वो इसको लेके आएगा जी नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन किधर जाएगा जी ऊपर, तो वजन नीचे की तरफ रहेगा जी 200 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रहेगा जी R। अपवर्ड साइड की सारी फोर्सेस देख लो जरा प्लीज। एक तो ऊपर को ये 24 है, ऊपर को ये 40 है, ऊपर को ये R है, ऊपर वाली सारी ऐड कर ले। 24 जमा 40 जमा R, इसके अपोजिट में कितनी फोर्स है केवल 200, तो R बराबर आया 200 माइनस 4 6, ये आया 136 न्यूटन। तो ये तो आ गया भाई नॉर्मल रिएक्शन। ये तो क्या आ गया भाई नॉर्मल रिएक्शन। अब भैया फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू आर, तो म्यू कितना दिया है मैंने 0.1 गुणा में 136, यानी कि फ्रिक्शन लग रही है 13.6 न्यूटन की तो लग रही है भाई फ्रिक्शन। तो अब कहानी कुछ ऐसी है कि ये पता लगा लें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्स कितनी लग रही है। अब ध्यान लगा के देख, अब ये वाली फोर्स से इधर खींच रही है 30 न्यूटन से, ये इधर खींच रही है 32 से, ये तो गड़बड़ हो गई। नेट फोर्स केवल कितनी रहेगी 2 न्यूटन, एफ नेट कितनी रहेगी, जबकि फ्रिक्शन कितने की लग रही है, ये नहीं मूव करेगी, इट विल नॉट मूव। सो क्योंकि ये मूव नहीं करेगी, सो देयर इज नो पॉइंट इन कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। चलो अब तो ये तो हुई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कहानी। और अब ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात है, हेडिंग डाल लो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और इनको उतार डालो बस फटाक से, गोटा उटा मार लेना, फटाक से उतार डालो। देखो जरा एक बार पढ़ भी लें क्या कह रहे हैं ये। द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेसेस, द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट टेंजेंशियल एंड एट अ डायरेक्शन अपोजिट, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्फेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। बस ये 3 चीज तुम्हें याद करनी है, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये इसकी इंपॉर्टेंट कहानी यही है। फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम रहे। चलो भाई हेडिंग डालो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो एक डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे सामने, दिख रहा ही होगा सभी लोग को। इधर समझो ध्यान से। जैसे मान लो ये कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m, ब्लॉक का मास कितना है, तो ये नीचे की तरफ जो है ये है ब्लॉक का वेट mg, ये ऊपर की तरफ जो है ये है नॉर्मल रिएक्शन r। मैंने इस ब्लॉक को चलाने के लिए इस दिशा में लगाई फोर्स अप्लाइड, सो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन किधर को आएगी, अपोजिट। बोलो सही है, फ्रिक्शन किधर को आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक तरफ फोर्स है फ्रिक्शन और एक तरफ है नॉर्मल रिएक्शन, ये जो लाइन बन रही है ये है इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या है इन दोनों का
भाई अगर मेरे को, तुम सोच के देखो, अगर मैं कहूँ कि फ्रिक्शन इधर को लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन इधर को लग रही है, बॉडी किधर को जाएगी? ना इधर को जाएगी ना इधर को जाएगी, बॉडी ऐसे जाएगी। तो ये जिस डायरेक्शन में जा रही है इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला थीटा, इस एंगल को ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। इस एंगल को ही क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं नामकरण करूं और मैं इस पॉइंट को मान लूं O, इस पॉइंट को मान लूं A और इस पॉइंट को मान लूं B। देखो मैं डेफिनेशन इंग्लिश में लिखवाऊंगा, लेकिन मैं उसको तुम्हें समझा देता हूं, केवल ट्रांसलेट करके लिखवाऊंगा। मैं क्या लिखवाऊंगा? अगर कोई मुझसे पूछता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मैं उससे कहूंगा भैया सुन, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट बना ले, वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाए उसी को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैं इसी की ट्रांसलेशन करने वाला हूं अंग्रेजी में, फिर से सुन लो बात को। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का क्या बना लिया जाए? रिजल्टेंट। क्या बना लिया जाए? वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो एक चीज पता चलेगी कि एक ट्राइंगल बन रहा है AOB। बोलो बन रहा है नहीं बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है AOB, और ट्राइंगल AOB में मान लो अगर मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा बेटे होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है OA। तो परपेंडिकुलर हुआ AB और बेस क्या हुआ? OA। ध्यान लगा के सोचोगे तो AB बराबर है इस वाली लाइन के, और ये वाली लाइन किसके बराबर है? फ्रिक्शन के। किसके बराबर है? यानी कि AB की जगह क्या लिखा जा सकता है? फ्रिक्शन डिवाइड बाय OA किसके बराबर है? रिएक्शन के। OA किसके बराबर है? रिएक्शन के। और F बाय R बराबर क्या होता है? म्यू। पढ़ के नहीं आए घर से। F बाय R बराबर क्या होता है? म्यू। सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू बराबर tan थीटा। क्या फॉर्मूला बन गया? म्यू बराबर tan थीटा। यहां पे थीटा क्या है भाई? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या है भाई यहां पे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन ये सब लिखने से पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। लिखो जरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन। लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the angle which the resultant of normal reaction and force of friction, normal reaction and force of friction makes with normal reaction, makes with normal reaction। फुल स्टॉप। पढ़ के देख लो। देखो जो हिंदी में बोला था उसी को ट्रांसलेट किया हूं, केवल पढ़ के देख लो भैया। सही है? अब बनाओ डायग्राम।